इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस और डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्लिक आप इसको कह सकते हो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। अगेन तो फॉर्मूले से हमको इसका आंसर मिलने वाला है। हमने इसका क्या फॉर्मूला लिखा था, हमारे पास में ओम्स लॉ है, दैट इज V इज इक्वल टू कितना IR, V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बनाया, R इज इक्वल टू V अपॉन I ना। सो द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, जितना वोल्टेज होगा तो उतनी क्या होगी आपके पास में, उतनी करंट होने वाली है, वहीं से आपको रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, अब यहां से पॉइंट बनाइएगा। अब देखिए अगर हम क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे, करंट को अगर हम इंक्रीज करने वाले हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगेन और बाकी बहुत सारे नियम है, जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट बढ़ गया। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए लिख रहे हैं। इसमें लिखिए द करंट फ्लोइंग थ्रू इन द कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग, पहला पॉइंट ऐसा बना सकते हो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर, through the conductor, the current flowing through the conductor is inversely proportional, is inversely, उल्टा inversely proportional, is inversely proportional, is inversely proportional to the resistance, to the resistance, to the resistance. The current flowing through the conductor is inversely proportional to the resistance। जो करंट है वो रेजिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को ना, इसको हम यहां ला सकते हैं, इसको हम इधर ले जा सकते हैं, आई को इधर ला के, और इसको हम यहां ला सकते हैं ना, ऐसा तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आपने लिखा है I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो फॉर्मूले का नया रूप ये बन गया। और इसमें से हमने क्या किया, I और R को दिखाना चाह रहे हैं। I और R का रिलेशन कैसा है, उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ऐसा आपने लिखा है ना। अगेन और इस फॉर्मूले से आपको क्या मिलता है, इसमें यहां आपको मिलता है करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, current is directly proportional to the current, sorry, current is directly proportional to the voltage, to the voltage। और इस फॉर्मूले में हमको क्या दिया है कि जो करंट होगी वो क्या होगी, सीधे सीधे वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। जितना वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे उतना ही क्या होगा, उतना ही करंट बढ़ेगा। अगर आपने इसमें क्या किया, इस रेजिस्टेंस को मान लो डबल कर दिया ना, देखें अगर आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो करंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सीधे सा मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होगा रास्ते को रोकना। इसको आपने 2 बार क्या कर दिया, रोक दिया, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। हाँ अगेन अगर करंट को हाफ करोगे, अगर करंट को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। ये ऐसा कह सकते हैं, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, हाँ इफ द रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर आपने क्या किया, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, द करंट गेट्स हाफ, द करंट गेट्स हाफ, करंट गेट्स हाफ। तो करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। करंट कैसा हो जाएगा, आधा। इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, इफ द रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को आप क्या करोगे, कम करोगे, रेजिस्टेंस इज हाफ, अब आपने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो करंट गेट्स, then current gets doubled, करंट गेट्स डबल्ड। ठीक है, ये तो समझ पाते हैं। अगर आपने रेजिस्टेंस को डबल किया होगा ना, अवरोध को रोकने को आपने डबल किया, तो करंट कितनी हो जाएगी, आधी। और अगर आप रेजिस्टेंस को आधा कर देते हो, रेजिस्टेंस को आधा करोगे रास्ते, तो करंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, इसी फॉर्मूले से, इसी से हमको आपको पता चल रहा है। हाँ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल और करंट के बीच का क्या रिलेशन है, सीधा। पोटेंशियल को डबल करोगे तो करंट कितनी हो जाएगी, डबल। पोटेंशियल को अगर डबल करोगे तो करंट कितनी हो जाएगी, डबल। और पोटेंशियल को आधा करोगे तो करंट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। उसका रिलेशन तो सीधा है, उसका रिलेशन सीधा है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कह सकते हो, इफ
पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड। अगर आपने V को डबल किया देन करंट ऑल्सो गेट देन करंट ऑल्सो गेट डबल्ड। तो करंट की वैल्यू भी कैसे हो जाएगी? डबल हो जाएगी। करंट की वैल्यू भी डबल। ये फॉर्मूले से देखकर आपने बनाया है, उसमें इसमें कोई नई चीजें नहीं है। आप यहां से कई तरीके से क्वेश्चन को सोच पा रहे हो ना। आपने वोल्टेज को डबल किया तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा है? सीधा रिलेशन है। वोल्टेज के डबल करने से करंट डबल हो जाएगा ना। हाँ अगेन, और यहां आपने सोचा अगर हम रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है, इसको दोगुना करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर हमने रेजिस्टेंस को डबल किया तो करंट कैसा हो गया? आधा। और अगर हमने रेजिस्टेंस को आधा कर दिया तो करंट कैसे होगी? डबल। यही चीज हम लोग इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, वोल्टेज और करंट के बीच में ये रिलेशन। और भी बहुत सारे कंसेप्ट उसमें से आप बना सकते हो। लिख चुके हैं। और रेजिस्टेंस का क्या आपने यूनिट इसमें निकाला था? रेजिस्टेंस का यूनिट आपने कल बनाया था ना। रेजिस्टेंस यहां से आपको क्या मिलता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर। लेकिन हमको वोल्ट अपॉन एम्पियर कैसा लगा? लंबा यूनिट लगा। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया? एक ऐसा यूनिट बना दिया जिसको हम क्या कहते हैं? ओम। ओम अंकल नहीं, ओम्स का लॉ दिया है ना। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बनाया था? ओम बनाया था। तो अब कहानी ये है कि ये 1 ओम क्या होगा, ठीक है। 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी? तो ये आपसे पूछेगा कि 1 ओम को डिफाइन करो, ठीक है। इससे देखिए, हेडिंग इसमें आप लगाएगा 1 ओम इस तरीके से, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से आपने बनाया था ना, 1 ओम। हमको डिफाइन करना है 1 ओम। अब हमको डिफाइन क्या करना है? 1 ओम। आपने क्या फॉर्मूला बनाया? V इज इक्वल टू IR। ये आपको ओम्स का जनरल नियम बन गया। अगर आप इसको R के फॉर्मूले में लिखते हो तो ये बन गया आपका R, और कितना आया आपका? V अपॉन I ऐसा मिलेगा। लेकिन हमको ये 1 ओम कितना होगा? देखें 1 ओम कितना होगा। हमने कहा कि आपने क्या कर दिया? आपने एक वायर लिया। आपने क्या कर दिया? एक वायर लिया। इस वायर में मान लो इस वायर में आपने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। ये डेफिनेशन हम अपनी ओर से देते हैं। इस वायर में आपने क्या कर दिया? एक कनेक्शन सेट कर दिया, एक बैटरी लगा दी, या एक आपने सेल लगा दिया, इसमें करंट को फ्लो किया, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसमें क्या करोगे? बैटरी लगाओगे तो इन दोनों वायर के दोनों एंड्स पर क्या होने वाला है? पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि एक के पास ज्यादा चार्ज आ जाएगा, एक के पास कम चार्ज आ जाएगा। एक के पास पॉजिटिव सिरा जिसके साथ जुड़ा है उसके पास में प्लस चार्ज, और नेगेटिव सिरा जिसके पास में जुड़ा है उसका नेगेटिव चार्ज। ऐसा समझ लो, ये वाला थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, ये वाला कैसा हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। हाँ, दोनों के लेवल में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 1 वोल्ट का। कितना आया? 1 वोल्ट का डिफरेंस आया होगा, ऐसा माना हमने। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस? 1 डिफरेंस। और जब इसमें पोटेंशियल का 1 डिफरेंस आया तो हमने ये माना कि इसमें करंट फ्लो हुई। जो करंट हुई उस करंट को नाम हमने क्या दिया? अच्छा, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उस करंट को हमने कहा कि वो 1 एम्पियर की करंट बनी होगी। कितनी? 1 एम्पियर की करंट बनी होगी। जब हमने किसी वायर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया होगा तो उसमें 1 एम्पियर की करंट बनी होगी। तब जाके अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट, ये बन गया आपका 1 एम्पियर, और इन दोनों के ही प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ओम कहते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी आई होगी? 1 ओम। क्लियर है? ऐसे हम देंगे, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी सेट कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर A and B, ठीक है, वी क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, then it form a current of 1 ampere. So then we can set that कि the resistance will be 1 ohm. इसमें हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो रेजिस्टेंस सेटअप हुआ होगा वह 1 ओम का रेजिस्टेंस सेटअप हुआ होगा। हाँ, नो डाउट। पहले इतना काम आप इसको कीजिए, फिर यहां डिफाइन करना है, ठीक है। इट इज 1 ओम की डेफिनेशन। हाँ, इट इज डिफाइंड as the resistance of a conductor, the resistance of a conductor,
रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट्स एंड्स, अक्रॉस इट्स एंड्स, अक्रॉस इट्स एंड्स, एंड्स व्हेन 1 एम्पियर, कब होगा, व्हेन 1 एम्पियर, एम्पियर ऑफ करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये क्या कहता है कि 1 एम्पियर, देखो सॉरी 1 ओम का रेजिस्टेंस किसी वायर में क्या हो गया, 1 ओम का रेजिस्टेंस कब आया होगा, जब आपने क्या किया, उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किया, क्रिएट किया और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई होगी। इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। एक तो जनरल फॉर्मूला यहां से आएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन करंट के रेशियो को हम ये कहते हैं, और फिर एक फॉर्मूला यहां से बनाया जाता है। सबको हम लोग 1 1 कर देते हैं और आंसर आपको इस तरीके से लिखना होता है। नोट डाउन, लिख सकते हो ना इन योर वर्ड्स। तो रेजिस्टेंस 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इट्स एंड्स ना अक्रॉस इट्स एंड्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये होगा। तो 1 ओम रेजिस्टेंस से आप कब सेटअप करोगे, जब आपके पास में एक कंडक्टर है, एक तार है ना, उसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेट किया होगा, 1 ओम का किया होगा, और उसमें कितनी करंट फ्लो हुई होगी, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई होगी। तब जाके हमने कहा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना बना होगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस बना होगा, ऐसा आपने इसमें कहा। क्लियर है? हाँ, इसके बाद में अब जैसे स्पेशली तो ओम्स लॉ ये आपको समझ में आता है कितना, V = IR, और इसका हमने एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ कैसा आया था, याद है? ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि लीनियर बनता है, सीधा बनता है। अगर सीधा ग्राफ बन रहा है तो वो ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। ओम्स के लॉ को फॉलो करने का मतलब, अगर आपने ठीक है एक वोल्टेज बढ़ाई तो उसी रेट से करंट बढ़ी, दूसरी वोल्टेज आपने बढ़ाई तो उसी रेट से फिर से करंट बढ़ी। तो अगेन अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट भी क्या हो रही है, सेम रेट से बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये ओम्स का लॉ फॉलो किया जा रहा है। लेकिन स्पेशल कंडीशन ये होती है कि आपको जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, इन सभी चीजों को क्या करना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, हाँ, ये आपको याद करना है इसमें। अगेन अगली हेडिंग आप इसमें लगाइएगा, ओमिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वन इज ओमिक सब्सटेंसेस, ओमिक सब्सटेंसेस, हाँ, ओमिक सब्सटेंसेस ना। पॉइंट क्या है, ओमिक सब्सटेंसेस। तो ओमिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो कौन होंगे, आपके ओमिक सब्सटेंसेस होंगे। हाँ, नोट डाउन, ठीक है। दो सब्सटेंसेस, इसमें आपको लिखना है दोज सब्सटेंसेस which follow Ohm's law, which follow Ohm's law, जो ओम के लॉ को फॉलो करेंगे। दो सब्सटेंसेस which follow Ohm's law are called ohmic substances, ohmic substances। तो उनको हम क्या कहेंगे, ओमिक सब्सटेंसेस कहेंगे। ओके, 1। अब ओम्स का लॉ फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, ओम्स का लॉ फॉलो करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप तार में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज लगा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है, करंट बढ़ रही है ना। अगर आपने क्या किया, हाँ, तार में अगर आपने करंट वोल्टेज बढ़ाई तो करंट भी उसी रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब जो कंडक्टर है, कंडक्टर में आप ऑब्वियसली कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो होगी, तो कंडक्टर क्या होंगे, वो आपके ओमिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे। तो एग्जांपल के फॉर्मेट में आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपके कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ओमिक सब्सटेंसेस कहलाएंगे। एक चीज, हाँ, एक तो ये हो गया। ओके, अगर ओमिक सब्सटेंसेस हैं तो इनका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ओम के लॉ में ग्राफ कैसा बनता है, सीधा। ठीक है, जो ओमिक सब्सटेंसेस होंगे तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या लीनियर बनेगा। ठीक है, दे फॉर्म
एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, दे फॉर्म लीनियर ग्राफ ना, लीनियर ग्राफ किसमें, बिटवीन, लीनियर ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। जब हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ये पहचान किसकी है, ओमिक सब्सटेंसेस की पहचान है। हाँ, नोट करें। नेक्स्ट वन, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, दूसरी हेडिंग, इनका अपोज हो जाएगा फिर ये, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। तो जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो दोज सब्सटेंसेस which do not follow, those substances which do not follow Ohm's law are called non-ohmic substances। तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस कहते हैं। और इनका जो ग्राफ होगा ना, देयर ग्राफ विल बी नॉट लीनियर। तो यहां आप कह सकते हो देयर ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। देयर ग्राफ विल बी नॉन लीनियर। तो इनका जो ग्राफ होगा वो सीधा नहीं आएगा, वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास वहां जगह है ना, ऐसा आप सिंपल फॉर्मेट में ऐसा छोटा सा ग्राफ भी बना सकते हैं उधर पे, ऐसा करके यहां रख दो v, यहां आप रख दो v, और यहां आप रख दीजिए इसमें i। इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, लीनियर ग्राफ बन गया। ठीक है, और इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आएंगे, पहली चीज इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, कंडक्टर है तो ये नॉन कंडक्टर्स ना, नॉन कंडक्टर्स जिनमें से करंट फ्लो नहीं होती है उनको हम क्या कह सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स कह सकते हैं, या इंसुलेटर भी हम इनको कहते हैं। हम इनको नॉन कंडक्टर से भी कहते हैं और साथ में हम इनको इंसुलेटर से भी कहते हैं, इंसुलेटर से भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही नाम है इनका, नॉन कंडक्टर से कह दो या इंसुलेटर कह दो। ओके, अगर नॉन लीनियर ग्राफ होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा फिर, तो इनका जो ग्राफ बनेगा ना वो बनेगा ऐसा कर्व, यहां रखना आप v, यहां आप रख दीजिएगा आप i, और इस तरीके से आप इसको ऐसा बना दो ना, तो कर्व्ड ग्राफ, ये कैसा ग्राफ बन गया, कर्व्ड ग्राफ बन गया। ऐसा छोटा सा आपको ग्राफ भी बना लीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर,